हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। ये एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, यानी कि एट्रोपिन जैसे इफेक्ट्स आपको शो करती है। और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट है, एक एजेंट दैट इज नोन एज डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन मतलब डाइसाइक्लो और एमीन, यानी दो जो है साइक्लिक रिंग सिस्टम है और एक आपको एमीन यानी नाइट्रोजन ग्रुप यहां पर देखने को मिलेगा। डाइसाइक्लोमिन को हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, उसको एस्टर में कन्वर्ट किया गया एक टर्शरी अमीनो अल्कोहल के साथ, इसीलिए ये एक टर्शरी अमीनो कंपाउंड भी कहा जा सकता है, जैसा कि अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। अभी डाइसाइक्लोमिन जो है एक एस्टर है। एस्टर उन कंपाउंड्स को कहते हैं जब कोई एसिड जो है वो किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और COO ग्रुप बनता है, तो उसे हम लोग एस्टर बोलते हैं। और ये यहाँ पर एक एसिड और एक अल्कोहल के रिएक्शन के थ्रू ही बन रहा है, यानी फॉर्मल कंडेंसेशन के थ्रू। मैंने पहले भी बताया कि कंडेंसेशन वो प्रक्रिया है जहाँ पर, या वो रिएक्शन है जहाँ पर दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, एक छोटा मॉलिक्यूल वहाँ से निकलता है। ऐसे एडिशन रिएक्शन को ही हम कंडेंसेशन बोलते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन, एक छोटे ग्रुप निकलेंगे और दो बड़े बल्कि ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि किसका किसका यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, 1 साइक्लोहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल के साथ। आइए इसको देख लेते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक 1,1 बाई साइक्लोहेक्सिल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर है 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो आइए देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर 2 कार्बन की चेन थी। एक पहले नंबर के कार्बन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, और जो दूसरा कार्बन है उस पे एक साइकिल बनी हुई, यानी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में, सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये कार्बन था, और इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक और साइक्लोहेक्सिल ग्रुप लगाया गया, यानी साइक्लोहेक्सेन ये खुद था और इस पे एक साइक्लोहेक्सिल ग्रुप लगाया गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग या साधारण भाषा में से 1,1 बाई साइक्लोहेक्सिल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर 1 साइक्लोहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसके साथ हमने रिएक्ट कराना है 2 कार्बन की चेन, 2 डाई मिथाइल अमीनो, दूसरे नंबर पे डाई मिथाइल अमीनो यानी 2 इथाइल के साथ एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल OH ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि 2 कार्बन चेन थी इसीलिए इथेनॉल बोल रहे हैं। अब मैंने कहा जब एक अल्कोहल एक एसिड के पास आता है तो यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इसी रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, यानी एस्टर बन जाएगा। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O अब इस O के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और जैसे ये जुड़ेगा वो आपके लिए एक एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। इसी को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अब इस एस्टर को इस साइक्लोहेक्सेन के साथ क्योंकि है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, ये जो एस्टर वाला पार्ट है। दूसरा, इसको जोड़ रहा है अमीनो ग्रुप के साथ 2 कार्बन की चेन, इसीलिए इसे इथाइल ब्रिज बोल रहे हैं। और ये यहाँ पर आपको एक टर्शरी अमीनो ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी ऐसा नाइट्रोजन जो कि 3 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, टर्शरी ग्रुप है, जिसे हम बोल रहे हैं 2, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसे हम बोलेंगे डाई इथाइल अमीनो ग्रुप। ठीक है। नाउ ये जो एक सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन नंबर 1 जो यहाँ पे था, उस कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक हमारा 1 साइक्लोहेक्सिल सब्स्टिट्यूशन भी हमें देखने को मिल रहा है। डाइसाइक्लिक रिंग सिस्टम है और अमीन है, इसीलिए इसका नाम मिलता जुलता है डाइसाइक्लोएमीन। नहीं, अगर इसको हम लोग सॉल्ट फॉर्म में देना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ देंगे, तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को लेकर के ट्रांसफर करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये क्वाटनरी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये नाइट्रोजन, और Cl माइनस जो है वो इसके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये है डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। सिंपल दिख रहा है कि ये एक कार्बोक्सिलेट है, यानी कार्बोक्सिलेट है यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलेट ही हो गया। और इस पर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन जो आप कह रहे हैं ये वाला 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल ग्रुप, ये पूरा का पूरा, और 1
पहले नंबर पे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है और पहले ही नंबर पे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट भी आपको देखने को मिल रहा है। ये वन जो है वो इसका वन है और ये वाला वन जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका नाम, दैट इज 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल 1 साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, जो कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। अब बात करते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये हमें क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में जनरली देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो वाइट कलर का ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर की बात करें तो जनरली यहाँ पर क्योंकि ये एस्टर है तो कुछ स्वीट जो स्मेल आती है एस्टर की जैसी वैसी हो सकती है, या कुछ जगहों पर इसे हम लोग ऑर्डरलेस भी बोल सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो थोड़ा बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई है, 135 से 135.5 से 138.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली वाटर और क्लोरोफॉर्म में ये हमारा एजेंट जो है वो आसानी से घुल जाता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो जनरली ये इसके जो आप फॉर्मुलेशंस तैयार कर रहे हैं, टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं या इंजेक्शंस हैं, उनको हम लोग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टेबल पाते हैं और इसे इस टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लाइट से और मॉइस्चर इत्यादि से डायरेक्ट कांटेक्ट इसका बचाना चाहिए आपको, इसीलिए इसे वेल क्लोज कंटेनर के अंदर रखना चाहिए, अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। यूजेस की बात करें तो डाइसाइक्लोमिन हमने पहले ही कहा कि एक सिंथेटिक यानी सिंथेसिस के द्वारा प्राप्त किया गया एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम के ऊपर बाइंड करके यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर मस्करेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके अपने इफेक्ट शो करता है। कोलिनर्जिक एजेंट का मतलब वो एजेंट होते हैं जैसे कि एस्टाइल कोलिन के जो इफेक्ट्स आते हैं तो उसे हम लोग कोलिनर्जिक बोलते हैं। एंटी कोलिनर्जिक है यानी एस्टाइल कोलिन से जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करेगा। खास करके इसको हम लोग एंटी स्पास्मोडिक तरीके से यूज करते हैं, यानी कि मरोड़ टाइप जो दर्द हो रहा हो उस तरीके के दर्द में आराम पहुंचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। खास करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर दर्द हो रहा हो तो फिर हम इसका प्रयोग एज अ करते हैं, क्योंकि एस्टाइल कोलिन ऐसे कंडीशंस में जब इरिटेटेड बॉयल सिंड्रोम है, कोई जीआई ट्रैक्ट में आपका अपसेट हो रहा है, वहां पर वो सिक्रीट होकर के पेन इत्यादि, मरोड़ इत्यादि, दर्द इत्यादि प्रोड्यूस करती है और ये एक एंटी स्पास्मोडिक के तरीके से एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है। उसकी जगह यानी एस्टाइल कोलिन की जगह खुद बाइंड हो जाएगा मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे और अपने इफेक्ट्स को क्या करेगा, शो करेगा। डाइसाइक्लोमिन को हम लोग इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, जिसमें हम लोग आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है, उसकी मोटिलिटी जो है बढ़ जाती है, यानी कि बार बार आपको यूरिन क्या नाम है फिकस के लिए जाना पड़ रहा है, लैट्रिन जानी पड़ रही है, बार बार हो रहा है, या फिर जो है एडल्ट्स में हम लोग कई बार दर्द हो रहा है किसी भी कारणवश, डायरिया में हो रहा है, डायरिया के कंडीशन में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो उस कंडीशन में भी दर्द हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। आप सभी को जब भी पेट में दर्द हो रहा है, किसी भी कारणवश हो रहा हो, तो सबसे पहले जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेफ्टाल स्पाज भी करते हैं, उसमें मेफेनेमिक एसिड पड़ा होता है और साथ ही साथ डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का वो एक कॉम्बिनेशन ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में। सबसे पहले यही ड्रग दी जाती है। ये डिफरेंट टाइप के जो इंटेस्टाइन के जो दर्द हैं या इस मरोड़ टाइप के जो दर्द हैं उन सभी में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, खास करके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इत्यादि में। नाउ साथ ही साथ डिस्मेनोरिया जो होती है, यानी कि जब वुमेन्स में माहवारी का समय होता है तो कई सारे वुमेन्स में पेट में दर्द, मरोड़ शुरू होता है, खास करके पेल्विक रीजन में। उस कंडीशन को हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं और उस कंडीशन को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इस ड्रग का प्रयोग किया जा सकता है। पायरोलोस्पाम में भी इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। पायरोलस जो होता है वो एग्जैक्टली जो आपका स्टमक है उसकी जो एंडिंग है या क्लोजर जो पार्ट है उसे बोलते हैं, और ये पैसेज जो है फूड के पैसेज को बढ़ाने के काम में आता है, या जो भी कुछ स्टमक है उसके पैसेज को बढ़ाने के काम में आता है। जब भी पैरोलोस्पाज्म होता है वहाँ पे मरोड़ पड़ने लगती है तो जो डाइजेशन है वो रुकता है। कई बार जो है जो आपका पैसेज है स्टमक में जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ना रुक जाती हैं और वॉमिट इत्यादि के केसेस में भी आपको इस तरीके का दर्द जो है मरोड़ दे करके होना शुरू होता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम इस ड्रग के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बाइलरी पेन है या बाइलरी डिसफंक्शन जो हो रहा है वहाँ पर भी इसका जो गाल ब्लैडर की वजह से जो दर्द हो रहा है, कई बार पथरी इत्यादि होने पर भी दर्द होने लगता है, वहाँ पर भी इस ड्रग का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स के रूप में देखने को मिलती हैं, खास करके कम्बिनेशन टैबलेट्स हमको देखने को मिलते हैं। मेफेनिक एसिड या पैरासीटामोल इत्यादि के साथ ही हमको इसका कम्बिनेशन देखने को मिलता है। कैप्सूल्स और इंजेक्शंस में भी डाइसाइक्लोमिन हमें देखने को मिलती है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बायोस्पास में मेफ्टाल स्पास, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये यहाँ पर एक क्या नाम है कॉम्बिनेशन में आ रही है मेफेनिक एसिड के साथ। डाइक्लोस्पास है,
कोलिरियान है, साइक्लोपाम है, सैपिसिल, इन सभी नाम से ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। डोजेस की बात करें तो जो एडल्ट हैं उसमें 10 से 20 mg ओरली हम इसे दे सकते हैं 3 से 4 टाइम्स और डे, जैसा कंडीशन है व्यक्ति का। और मैक्सिमम सिंगल डोज जो होगी, यानी एक दिन में मैक्सिमम जो डोज हम जनरली एक बार में दे सकते हैं वो 40 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरली 10 से 20 mg की ही एक बार में दी जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डाइसाइक्लोमिन, जहाँ पे हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस के हिसाब से जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए वो सारी देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।